सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, भारत का नरेंद्र मोदी दिन ब दिन पागल होता जा रहा है और मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब उसको मेंटल असाइलम में दाखिल करवाना पड़ेगा और अगर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती ना किया गया तो वो अपनी ही जनता को काट खाने को दौड़ने लगेगा। याद रखिएगा, वो वक्त करीब है। मोदी सरकार इतनी नालायक है कि उससे अपने मुल्क के मामला संभल नहीं रहे, इसलिए वो पाकिस्तान को निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आपको याद होगा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अभी हाल ही में क्या कहा है कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। और नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन इसका हर चेक बाउंस होता चला गया और इसे हर पल हर वक्त नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारत के पाकिस्तान मुखालिफ पुराने बुखार को यूरोप की एक एनजीओ ने बड़े अच्छे से तरीके से बेनकाब कर दिया और यूरोपीय एनजीओ की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की 65 से ज़ायद ममालिक में 256 जाली लोकल न्यूज़ साइट्स पकड़ी गई और इन जाली लोकल न्यूज़ साइट्स के जरिए पाकिस्तान पर बार बार मनफी तनकीद करके यूरोपीय यूनियन और कौम मुत्तहिदा को गुमराह किया जाता है। लेकिन हुआ क्या, उल्टा भारत की अपनी रेपुटेशन का राम राम सत्य हो गया। मोदी सरकार हैवान होने के साथ साथ शैतान भी है और इसकी शैतानियत का हाल आप देखिए कि ये अपने खिलाफ तनकीद करने वालों की आवाज़ों को दबाने में लगी हुई। आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो भारत के को वक्तन फ़वक्तन आईना दिखाते रहे, मोदी सरकार ने असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए उनका ट्विटर अकाउंट भी बंद करा लिया था और हमने इस मामले पर अपने प्रोग्राम में खुलकर बात की थी। आपको याद होगा नाज़रीन, ये वही प्रोफेसर अशोक हैं जिन्होंने भारत के पुलवामा ड्रामे का पोल खोल दिया था और क्या कहना था उनका कि भारत किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है। लेकिन सच ये है कि मोदी पाकिस्तान को बदनाम करने के मामले में हमेशा खुद ही ज़िलीरो ख्वार हुआ और आगे भी होता रहेगा। मोदी का एक पालतू है, पालतू का मतलब समझते हैं ना आप, एक पालतू है मोदी का जो उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है। उसका काम ही ये है कि मोदी के आगे पीछे दुम हिलानी है किसी भी तरह, और ये मोदी जिस पर कहता है वो पालतू उस पर भौंकना शुरू कर देता है और भौंकना बनता भी है, क्योंकि जब उसे हड्डी डाली जाएगी पालतू को नरेंद्र मोदी की जानिब से तो फिर वो तो जितना भौंकना चाहेगा उससे शायद ज़्यादा ही भौंक देगा और जो हड्डी है उसका हक अपने चैनल रिपब्लिक पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज ज़बान का इस्तेमाल करके वो पालतू अदा करता है। समझ गए होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मोदी के उस पालतू को दुनिया अर्नाब गोस्वामी के नाम से जानती है। उसकी रिसर्च आपको पता है क्या होती है? उसकी रिसर्च पाकिस्तान मुखालिफत से शुरू होकर पाकिस्तान से नफरत पर ख़त्म हो जाती है। देखिए, चेहरे से ये भी एक इंतहाई साइको नफ्सियाती इंसान लगता है नरेंद्र मोदी की तरह। अर्नाब गोस्वामी आप समझ लें, ये जिसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अर्नाब गोस्वामी एक ऐसा रट्टू तोता है जिसको एक सबक बाकायदा रटवाया जाता है और फिर ये वही सबक बोलना शुरू कर देता है, बल्कि भौंकना शुरू कर देता है। भौंकता है बिल्कुल चाबी वाले खिलौने की तरह। मुझे बल्कि ये लगता है कि ये मोदी की सोहबत में रहकर मोदी जैसा बाकायदा जहनी बीमार हो चुका है। आधा नफ्सियाती तो पहले ही था और अब इसका भी वो वक्त दूर नहीं जब ये भी मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाएगा। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक और अहम बात बताऊँगी कि ये शख्स सिर्फ ज़हनी बीमार नहीं है। अगर ज़हनी बीमार होता तो हम कह सकते थे कि बेचारा ज़हनी बीमार है, ज़हनी बीमार है, पागल शख्स है। इससे नफ़रत इसलिए मुझे होती है, जो आपको मेरी आवाज़ में भी महसूस होगी, सुनाई देगी। एक तो इसलिए कि ये मेरे वतन के ख़िलाफ़ बोलता है, झूठी बातें करता है, भौंकता है, साजिशें करता है, बकवास करता है, और इस वजह से भी कि ये शख्स अर्नाब गोस्वामी भी नरेंद्र मोदी की तरह कातिल है और कातिल से सब नफरत ही करेंगे। ये कातिल है नरेंद्र मोदी की तरह। आपको याद होगा इसने एक आर्किटेक्चर के पैसे दबा लिए थे और उससे खूब काम लिया था, उस बेचारे से खूब काम लिया था, पैसे नहीं दिए और मजबूरी में आकर उस बंदे ने सोचा इसकी क्या ज़हनी कैफियत हो गई होगी कि जिसने खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में
अपनी मौत का जिम्मेदार इसी अर्नाब गोस्वामी को उसने ठहराया था। ये अर्नाब गोस्वामी जो दूसरों को भारत और भारतीयों से मोहब्बत का भाषण देता है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। और नरेंद्र मोदी, उसे मकबूजा कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में भी मुंह की खाना पड़ी। यानी हर जगह जिल्लत तो ख्वारी ही इसका मुकद्दर बन चुकी है नरेंद्र मोदी का। हर जगह जलील होता है, हर जगह ख्वार होता है, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। आर्टिकल 370 हम कह सकते हैं कि इसके गले का फंदा बन गया, जिसको छुड़ाने के लिए अभी अर्नाब जैसे चले हुए कारतूस का सहारा लेता है। अब मोदी के आगे दुम हिलाते हुए अर्नाब की दुम पर बरतानवी नशरियात के रेगुलेटरी इदारे ऑफकॉम ने पांव रख दिए। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी पर पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत, गालम गलोच और हत्तक-आमेज मवाद नशर करने के बाइस 20,000 पाउंड का जुर्माना किया गया। भारत की एक सहाफ़ी हैं साक्षी, उन्होंने इस मामले पर हम कह सकते हैं कि अर्नाब की वो क्या कहते हैं बैंड बजा के रख दी। देखिए जरा, अर्नाब गोस्वामी वो शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाता है और वो अपनी अवाम में, अपनी जनता में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। लेकिन अब साबित हो गया है कि एक घटिया काम सिर्फ वही करता है। अच्छा सुनिएगा ज़रा नाज़रीन, बरतानवी वॉचडॉग ऑफकॉम के मुताबिक 6 सितंबर 2019 को होने वाले शो में मेज़बान, ये नफसियाती नफसियाती मेज़बान, जुनूनी मेज़बान, पागल मेज़बान, कातिल मेज़बान, इस मेज़बान अर्नाब गोस्वामी और मेहमानों के दरमियान बहस हुई। ठीक है, और उस बहस में नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर बहस छिड़ गई। हालांकि सोचिए ज़रा कि प्रोग्राम का मौजू क्या था। भारत की जानिब से खला में भेजे गए मिशन चंद्रयान 2 था। अब अंदाज़ा करें कि टॉपिक क्या था, दरमियान में पाकिस्तान को ले आया, यानी इसके हवास पे हर वक्त पाकिस्तान सवार रहता है। अंदाज़ा करें इसकी घटिया ज़हनियत का, यानी बात भारत के खला में भेजे गए मिशन पर होनी थी और ये जहनी बीमार शख्स, ये साइको शख्स, ये नफसियाती शख्स दरमियान में पाकिस्तान को ले आया। प्रोग्राम में इस अर्नाब और शुरका ने तमाम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी हेट स्पीच की गई, इतनी हेट स्पीच कि ऑफकॉम को भी कहना पड़ा कि इतनी नफरत बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ऑफकॉम के मुताबिक ये अल्फाज जिसमें बोले गए ये नफरत आमेज थे। ऐसा मवाद नशर करने से पाकिस्तानियों के खिलाफ अदम बर्दाश्त को फैलाया गया। ऑफकॉम के सामने चैनल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये बहस उस मखसूस वक्त में हुई थी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव था और प्रोग्राम में तवाज़ुन रखने के लिए पाकिस्तान से भी एक मेहमान को मदऊ किया गया था। अच्छा, ऑफकॉम के मुताबिक एक पाकिस्तानी मेहमान ने भारत के खलाई प्रोग्राम को इंसानियत की जीत करार दिया था। अर्नाब गोस्वामी, ये होता है पाकिस्तानियों का ज़र्फ। पता चला तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या पता हो कि ज़र्फ किस चीज़ का नाम है? तुम्हारे जैसा कम ज़र्फ बंदा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। घटिया इंसान, तुम एक गिरे हुए इंसान हो, गिरे हुए शख्स हो, घटिया शख्स हो कि अगर ज़मीन नाज़रीन अगर ज़मीन इस अर्नाब गोस्वामी को अपने आप में समेट ले तो ये फिर से उगल दे, इसे फिर से उगल दे। भारतीय चैनल अपनी हार को मानते हुए इस नफरत अंगेज प्रोग्राम के हवाले से बरतानिया में, आपको पता है, नाजरीन से माफ़ी भी मांग चुका है। और ये माफ़ी, अब आप ज़रा सुनिएगा, ये जो माफ़ी मांगी गई है ये माफ़ी 280 बार 280 टाइम्स 280 बार टीवी पर नशर की गई है। सिर्फ एक बार नहीं, 280 बार ये माफ़ी टीवी पर नशर की गई। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक के प्रोग्राम बरतानिया में भी नशर किए जाते हैं और ये तहकीकात बरतानिया में नशर होने वाले मवाद के हवाले से की गई थी। अब इस प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में जिस कदर घटिया ज़बान इस्तेमाल हुई, आप यकीन जानिए यहाँ बयान नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि भारतीय सहाफ़ी साक्षी भी अर्नाब की नफरत देखकर परेशान हो गई हैं। देखिए ज़रा साक्षी मजीद क्या कहती हैं। देखा आपने, भारत खुद रोज़ मोदी के इस कठपुतली की बकवास को बर्दाश्त करता है। कठपुतली है ना, इसके हाथों में खेलते हैं, इसका एजेंडा बेचते हैं और इनका एक ही एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फजूल प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना। और इनको शर्म नहीं आती कि हर बार ये ज़िल्लत का सामना करते हैं। इनका चूरन कभी बिकता नहीं है। भारत की आवाम के दिलों में नफरत भरना ऐसे लोगों का काम है, इस अर्नाब गोस्वामी जैसे लोगों का काम है। साक्षी अपने लोगों को क्या समझा रही थी, अभी आपने क्लिप देखा कि इस शख्स को एंटरटेनमेंट के तौर पे भी ना देखा करें। अगर इसका प्रोग्राम देखा जाएगा तो फिर भारतीय अवाम, भारतीय जनता में नफरत बढ़ाने में अर्नाब का साथ दिया जाएगा। उन्होंने बहुत खूबसूरती से बात की। खूबसूरत बात ये की
कि इस बदसूरत शख्स के पास बदसूरती फैलाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब अपने चैनल पर बैठकर हर घंटे उर्दू और अंग्रेज़ी में पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी पड़ी और अर्नाब को माफ़ीनामा भी लिखना पड़ा। मोदी और अर्नाब दोनों को मेरे ख्याल से खलाई मिशन पर भेज देना चाहिए ताकि भारत को इन बलाओं से निजात मिल जाए। लेकिन फिर खला का क्या होगा, सोचिए ज़रा। भिखारी, चोर और डिकेत तो ये खुद है अर्नाब गोस्वामी, जिसने एक मेहनती शख्स के पैसे हजम कर लिए और इसको अभी तक शर्म ना आई कि वो खुदकुशी करके इस दुनिया से चला गया इसका नाम लेकर। अगर ये आईना देखे ना तो मेरे ख्याल से गधा है ये, क्योंकि गधा ऐसी बेसुरी आवाज़ें निकालता है जैसी ये चीखते हुए अर्नाब गोस्वामी निकालता है, और ये समझता है कि इस तरह चीखने चिल्लाने से सामने बैठे बंदे को ये प्रेशराइज करेगा और उसको खामोश करवा देगा, यानी उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी, सामने बैठा होगा। ऊंचा बोलने से या सामने बैठे शख्स को ये एहसास दिलाने से कि तुम्हारी आवाज़ उससे ऊंची है, तुम ऊंचे नहीं हो जाओगे अर्नाब गोस्वामी। तुम एक नीच शख्स हो, गिरे हुए शख्स हो, तुम गिरे ही रहोगे ज़मीन पर, नीच ही रहोगे। और ये जो नाज़िम मोदी का जो माइंड सेट है, देखिए ना, ये मोदी के हाथों में खेलने वाले कठपुतली लोग हैं जैसे कि अर्नाब गोस्वामी। अब आप सोचिएगा कि इनका माइंडसेट वही है जो नरेंद्र मोदी, सोच वही जो नरेंद्र मोदी की है, उसी की सोच को लेकर ये अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। मोदी का जो माइंडसेट है वही अर्नाब जैसे का माइंडसेट है। मोदी ऐसे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है। मोदी से कश्मीर और पंजाब के किसान तो संभाले नहीं जा रहे, और अभी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को, आपको पता है, चलता किया और इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। उमर अब्दुल्ला का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अर्नाब गोस्वामी जैसे पालतू को आगे लगाने से हकीकत तो नहीं बदल सकती, कभी बदल ही नहीं सकती। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने जम्मू कश्मीर में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात इसमें धूल चटा के रख दी नरेंद्र मोदी को। बीजेपी को सिर्फ 3 नशिस्तें मिली हैं, इससे जिल्लत का सामना इनको क्या उठाना पड़े, क्या करना पड़े, लेकिन शर्म ऐसों को फिर नहीं आती है। ज़्यादातर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं। और नरेंद्र मोदी, मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी औकात क्या है। मेरे ख्याल से तुम्हारी औकात तुम्हें खुलकर नजर आ रही है। तुम जानते हो कश्मीरियों ने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को वोट क्यों डाला है? क्योंकि वो तुम्हारी कैद से आज़ादी चाहते हैं। तुम अर्नाब जैसे लोगों का सहारा लेकर जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो, जो मर्जी कर लो, तुमने मकबूजा कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी समेटी है। लेकिन हकीकत ये है कि तुमने अपनी तमाम तर ये साजिशों के बावजूद सिर्फ 3 स्कोर किया। 3, ये तुम्हारी औकात। ज़्यादा करते तो तुम्हारी इस 2 नंबरी पर भी फिर तारीखी छितरोल होना थी, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि कैसे तुम झूठ बोलोगे कि स्कोर क्या होगा, तुम क्या बताने की कोशिश करोगे। औकात तुम्हारी सब देख चुके हैं। कश्मीरियों ने बता दिया है कि वो तुम्हारे झूठ को जान चुके हैं, तुम्हारी औकात को जान चुके हैं, तुम्हारी असलियत को जान चुके हैं, तुम्हारी हकीकत को जान चुके हैं, और तुमसे सिर्फ और सिर्फ जान छुड़ाना चाहते हैं। तुमने आज़ादी की तहरीक को दबाना चाहा, लेकिन इसमें नाकाम रहे, बल्कि जिल्लत का सामना तुम्हें उठाना पड़ा, इस हद तक नाकाम रहे। तुमने हुर्रियत रहनुमाओं को कैद में डाला, उन्हें मकबूजा कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा तक नहीं लेने दिया। धांधली करने के बावजूद भी तुम कश्मीर के अवाम से वोट ना ले सके। ये तुम्हारी औकात है, क्योंकि अवाम वोट दिल से देती है, और दिल से वोट उसे दिया जाता है जिसकी दिल से इज्जत की जाए। लेकिन तुम्हारी कौन इज्जत करता होगा? नरेंद्र मोदी। तुम काबिल हो इज्जत के? जलील तरीन इंसान हो तुम। और तुम कश्मीरियों के सामने अगर आ जाओ तो याद रखना मेरे अल्फाज, तुम्हारा इस्तकबाल जूतों से करेंगे वो। जूतों से ना करें तो कहना। ये ज़रा महबूबा मुफ्ती का क्लिप होगा, चलाइएगा ज़रा। मोदी सरकार ने, नाजरीन, पूरे भारत ने अपनी नफरत की आग लगाई है। अब इसकी पूरी कोशिश क्या है कि यही आग ये पूरे मकबूजा कश्मीर में लगा दे। अब ये वो महबूबा मुफ्ती हैं जो मोदी जैसे फ़िरौन का असल रूप देखकर हकीकत की दुनिया में आई हैं। अब इनको भी नज़र आ रहा है कि मोदी का इंडिया मोदी के जुल्म की वजह से दर बदर भटक रहा है, और यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में कश्मीरियों ने मोदी को नॉकआउट कर दिया। कश्मीर ने अपना रेफरेंडम उस वोट के ज़रिए करके दिखा दिया, और हुर्रियत रहनुमाओं को ये लोग नज़रबंद कर रहे हैं। मोदी नज़रबंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे मकबूजा कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और महबूबा क्या कह रही है, महबूबा मुफ्ती, कि मोदी ने हमें ज़बरदस्ती घरों में बंद रखा है और हमें इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेने दिया। अब वो कह रही हैं कि तब तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी कि जब तक हमारा झंडा, हमारी शनाख्त अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमें नहीं मिल जाती। अब मोदी ये बताए,
कश्मीर इसका कैसे होगा? मोदी, तुमने तो अपनी मुखालिफ कांग्रेस को ये कहकर बदनाम करने की कोशिश की कि कांग्रेस कश्मीरियों का ख्याल नहीं रख सकती, वो सियासी मैदान से भाग गई है। अब मेरा सवाल ये कि अगर के असल हमदर्द हो तो कश्मीरियों के लिए दर्द सर कैसे बन गए कि उन्होंने तुम्हारी जमात को अपने इलाके से उठाकर बाहर फेंक दिया? अगर अब भी नरेंद्र मोदी नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा? अगर इसके दिमाग सर में होता तो ये सोचता ना, सर में दिमाग नहीं तो सोचे कैसे? इसे सोचना चाहिए कि इसने पूरे भारत के लिए अपने आप को एक बदनुमा दाग साबित की है। ये किसी दाग या धब्बे से कम नहीं नरेंद्र मोदी भारत के लिए, और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के रखवालों को ये शहीद करवाता है। तुम शहीद कर सकते हो, लेकिन उनकी आज़ादी की तहरीक को कैसे दबाओगे? वो तो तुम दबा नहीं सकते, उनके हौसले को नहीं तुम दबा सकते, उनकी आज़ादी की तहरीक को नहीं दबा सकते, उनकी जिद्दोजहद को तुम नहीं दबा सकते। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि उनके जज्बे को दबा सको, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम दबा दिए जाओगे। जैसे मकबूजा कश्मीर के इन बल्दियाती इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की सियासत को दफन कर दिया गया। डरता है ये कश्मीरियों से, उनके जज्बे से। अच्छा, कश्मीर को छोड़ें, पंजाब, ये पंजाब ही बचा ले तो बड़ी बात है। अब पंजाब भी इसकी हरकतों की वजह से खालिस्तान बनने वाला है। याद रखिएगा, वक्त दूर नहीं है। देखिए ज़रा क्लिप। मेरे ख्याल से अब इसके बाद नरेंद्र मोदी को अपनी औकात समझ आ जानी चाहिए। कश्मीरियों पे भी ये ज़बरदस्ती काबिज़ है, और गोली के ज़ोर पे किसी का आप दिल नहीं जीत सकते। काश ये बात नरेंद्र मोदी को समझ आए, बीजेपी गवर्नमेंट को समझ आए कि गोली के ज़ोर पर आप किसी का भी दिल नहीं जीत सकते। कश्मीर पे भी ये काबिज़ हैं। वो वक्त दूर नहीं कि कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है आज़ादी के लिए, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, कितनी माओं ने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी बीवियों ने अपने शोहरों की कुर्बानियाँ दी हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, और खालिस्तान भी बन कर रहेगा। जैसा कि हिंदुस्तान का सीना चीर प्रोग्राम में कहती हूँ कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान का सीना चीर कर पाकिस्तान लिया था हमने, और क्या वजह थी? जज्बा, हमारे बाउजदाद का जज्बा था, कायद आज़म का जज्बा था, अल्लामा इकबाल, तमाम लोग जो कि उस जिद्दोजहद में शामिल थे, आज़ादी के लिए शामिल थे उस जिद्दोजहद में, उन तमाम लोगों का जज्बा था। जज्बे को कभी कोई दबा नहीं सकता। कश्मीरियों का जज्बा आप देखिएगा ज़रूर रंग लाएगा, और नरेंद्र मोदी और ऐसे लोगों को दोबारा ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, और खालिस्तान भी बनेगा। ना जाने भारत के कितने टुकड़े होंगे, जिसकी बहुत बड़ी वजह खुद ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इनका प्रधानमंत्री, इनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होगा, जो किसी भी अजाब से कम साबित नहीं हो रहा भारत के लिए, किसी भी धब्बे से कम साबित नहीं हो रहा भारत के लिए। और भारतीयों को अब इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया है, और वो भी नरेंद्र मोदी से कहने पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी बस करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने का रेफरेंस दायर कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तजवीज़ पर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए करवाने पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। और मैं आपको बताऊं कि जी जो रेफरेंस है, इसमें यह कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते हैं, और ये जो खुफिया राय शुमारी है इसके ज़रिए ये सेनेट इलेक्शन जो हैं जब करवाए जाते हैं, इस वजह से शफाफियत जो है उस पर बाकायदा सवाल उठाए जाते हैं, और जो खुफिया राय शुमार है उससे अराकीन की खरीदो फरोख्त में जो काला धन है वो भी इस्तेमाल होता है। खुफिया वोटिंग की वजह से सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है, और उसके ज़रिए सेनेट इलेक्शन में शफाफियत भी आ सकती है। और ये भी कहा गया नाज़रीन के रेफरेंस में कि दूसरी तरफ हम अगर नज़र डालें तो हुकूमत के इस इकदाम से अपोजिशन बुखलाहट का भी शिकार नज़र आती है। अपोजिशन जमातों ने सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए कराने की मुखालफत कर दी है, और मुस्लिम लीग नून ने तो सेनेट के कबल वक्त इंतखाबात की सूरत में अदालत जाने का ऐलान तक कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी 11 फरवरी से पहले इंतखाबी शेड्यूल अगर दिया गया तो ये गैर आइनी हो जाएगा।
कितना गैर आइनी होगा, क्या वाकई ये जो अपोजिशन वाले बात कर रहे हैं ये बात क्यों कर रहे हैं, इन तमाम सवालात की गुत्थी सुलझाने के लिए मेरे साथ दो मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब आताब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अशरफ औसाफ साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अपोजिशन जो बातें करी इस हवाले से आप भी सुन रहे होंगे, अपोजिशन कहती है कि अगर 11 फरवरी से पहले इंतखाबी शेड्यूल दिया गया तो ये गैर आइनी होगा। आपकी आइन और कानून पर बड़ी गिरफ्त है, बड़ी गहरी नज़र है, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई अपोजिशन की बात दुरुस्त है, ये वाकई गैर आइनी हो जाएगा? जी बिल्कुल। एक तो ये कि मुझे जो असल इश्यूज हैं उस पर तो बात हो नहीं रही। असल इशू ये है कि अफरा तफरी है, कोविड का सिचुएशन है, महंगाई है, और ये सारी चीज़ें जो है जिसके ऊपर सारे अवाम जो है जिस पे पिस रहे हैं, उसके बजाय हम सिर्फ कि इलेक्शन कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसमें उलझे हुए हैं। अगर इलेक्शन का इनेकाद का ऐलान हुकूमत करती है तो वाकई गैर आइनी है। अगर उसका शेड्यूल हुकूमत देती है तो गैर आइनी होगा। अगर वो कहती है कि हम तहलील करवा देते हैं तो वह गैर आइनी होगा। अगर कब्ल वक्त इलेक्शन की बात करते हैं तो गैर आइनी होगा। अगर आपने कब्ल वक्त इलेक्शन कराना है तो ज़रूर कराइए, तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दें और इलेक्शन करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो हम डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं इन सारी बातों से, वो मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ खिलवाड़ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और जबकि ये सब बातें की जा रही हैं, मुझे इस बात के ऊपर भी ताज्जुब होता है कि आप इलेक्शन जल्दी क्यों कराना चाह रहे हैं, या आप इसको शो ऑफ हैंड से कैसे करा सकते हैं जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। यानी आप कभी आप देखिए कि बैलेट पेपर क्या है, उसमें प्रेफरेंसेस की बात है, उसमें जितने लोग आते हैं उनको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। ये कैसे हो सकता है? ये बगैर सोचे समझे जब प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर सबके हैं। और जब इस तरह की बातें आप कोर्ट में लेके जाते हैं तो और भी ज़्यादा अचंभे की बात है। अच्छा अशरफ साहब, आपने कहा कि आपको हैरत होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो पहले करवाने की बात की जा रही है इंतखाबात, तो आपको क्या वजह समझ आएगी क्यों हो रहा है? देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री से और जो पॉलिटिकल हालात हैं उसको जाहिर है मुझे इफेक्ट करते हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। मुझे नज़र ये आ रहा है कि शायद पीटीआई के लोगों को कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि सेनेट के इंतखाबात में वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कोई वजह नहीं समझ आ। अच्छा, क्योंकि पहले भी वो अपने ही लोगों के हाथों मार खा चुके हैं। पंजाब में भी ऐसा हो चुका है, केपीके में भी हो चुका है, और उनको अपने 20 खान से हाथ धोना पड़ा। तो फिर इसीलिए इनको लग रहा है कि मेजॉरिटी हासिल करने के लिए उनको कोई ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि लोग फोर्स हो जाएं इनके कहने पे वोट देने पे। सो ये एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कंवर साहब, आपने अशरफ औसाफ साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अब हुकूमत ने तो सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाने का बाकायदा फैसला किया है। क्या इस तरह सेनेट इंतखाबात होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? इस बारे में आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ में है भी या फिर नहीं है? अब हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जरिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा है, वो बड़ा महदूद रेफरेंस है। उनका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेरी नाकिस राय के मुताबिक अदब के साथ गुजारिश करूंगा, उनके हाथ बांध दी। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 122 है उसके नीचे सब सेक्शन 6, उन्होंने सिर्फ 6 सेक्शन 6 पर जो है ज़ैली सेक्शन, उस पर जोर दिया है कि भी आप इस पर हमें राय दें, क्या सीक्रेट बैलेट की जगह कोई अपने शो ऑफ हैंड हो सकता है, या जो इस पर लिखा हुआ सीक्रेट बैलेट जो हमारा सेक्शन है ना इलेक्शन एक्ट 2017 का 121, 122, उसमें लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी, और साथ ये लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी भी होगी।
अब इस दोनों बातों के लिए उन्होंने रेफरेंस भिजवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो पर आर्टिकल 226 भी देखना है ना। 226 में ये लिखा हुआ है कि तमाम इलेक्शन जो है स्वाय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के, वो तो सेकंड कंट्री से होना है, और इसके बाद आप आर्टिकल 224 में जाएं, फिर आर्टिकल 59 में जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे रेफरेंस को देखते हुए, आइन को तमाम देखते हुए, तब उन्होंने अपनी राय देनी है, ओपिनियन देनी है। ज़ाहिर कानून साजी के बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमें हुकूमत पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल का या उस रेफरेंस के हवाले से तो ये हमें बड़ी हैरानगी होती है। तो वो ये कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आईनी नहीं है। तो क्या 1974 से लेकर 2018 तक जितने भी सेनेट के इलेक्शन हुए वो गैर आईनी थे? मुझे बड़ी हैरानगी की बात हो रही है कि वो आप कह रहे हैं कि वो आईनी नहीं है। आइन में ठीक है, जो आइन इलेक्शन एक्ट बना था, हमारा सेनेट एक्ट बना था 75 में, वो भी आइन के रूह से बनते हैं ना एक्ट, हवा में तो एक्ट नहीं बनते। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कैसे कह दिया कि ये जो सेनेट के इलेक्शन आईनी नहीं है। जब आईनी नहीं है तो आपका ये इलेक्शन एक्ट वो कैसे बन गया? और इसके बाद सेनेट एक्ट जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने में बना था, जो बाद में इन्होंने तरमीम करके इसमें शामिल कर दिया इलेक्शन एक्ट में, उसका पहला नाम था सेनेट एक्ट 75। उसके तहत तमाम इंतखाबात होते रहे अपने आइन के तहत। तो ये एक बात। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो हालात को जायजा लेना है। उन्होंने मेरी जाकिर राय के मुताबिक उन्होंने चारों हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल को बुलाना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी बुलाना है, उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल को भी इन्वाइट करना है, और साथ चीफ इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को बुलाना है। ये तमाम चीजों देखते हुए फिर उन्होंने आर्टिकल 226, आर्टिकल 224 और आर्टिकल 59 और इलेक्शन एक्ट जो है 122 वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 105 से लेकर 130 तक भी देखना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक महदूद किस्म का जो रेफरेंस दिया है, तो ये तो हमारी समझ से बालातर है। अच्छा कबर साहब, जो आपने सारा बताया, फिर ये सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्किल फैसला आपके मुताबिक क्या हो सकता है? हाँ जी, ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं, ये सब कुछ देखते हुए, आइन और कानून के तहत उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्किल फैसला क्या हो सकता है आपके मुताबिक? मुतवक्किल फैसला ये हो सकता है, कानून साजी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा इदारा है कानून का जी। वो तो राय दे सकती है ना। आपको आइन में तरमीम करने की, तो वो सब कहेगी आप तरमीम कर लें। अब जब तरमीम करेगी तो वो ज़ाहिर है वो सारा पटौरा बख्श खुलेगा, 2/3 मेजॉरिटी भी होगी, सारा कुछ होगा। वो तरमीम का मशवरा देगी ना कि हाँ ठीक है, आपका पॉइंट भी हमने सुन लिया, लेकिन आप इस पर कानून साजी कर लें। वही इसी तरह का फैसला आएगा जैसे जनरल कमर जावेद बाज़े के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद कोसर ने कहा कि आप 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कानून साजी कर लें। तो यहाँ भी एक पाबंदी लगा सकती है कि फरवरी से पहले आप इस पर कानून साजी कर लें। ये ठीक है। अशरफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, अगर जिस तरह के जैसे कि कवर साहब जी कवर साहब कुछ और कह रहे हैं, प्लीज कहिएगा, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये ऐड कर जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राय दे सकती है, ओपिनियन दे सकती है, कानून साजी कर लें। ये आप आइन में तरमीम करने की तो देखा ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे सवाब इख्तियारात नहीं है, वो तो राय देगी, ओपिनियन देगी। ठीक है। अच्छा आपकी तरफ आना चाहते हो अशरफ साहब, अगर इस तरह का ओपिनियन दिया जाता है कोर्ट की जानिब से, जैसे कि कवर साहब कह रहे हैं, और तरमीम वाली बात होती है, इस ऑप्शन का अवेल किया जाता है, कानून साजी की बात होती है, तो फिर वो तो फिर आईनी हो जाएगा। देखिए मैं अर्ज करूं, सबसे पहले जी जो देखने वाली बात है वो ये है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आप पहले पार्लियामेंट के पास क्यों नहीं? जिस पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं, जिसके अंदर आपके मेंबर्स हैं, जिस पार्लियामेंट ने आपको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ओपन बैलेट से तो नहीं किया गया, पार्लियामेंट ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनका इलेक्शन पार्लियामेंट में हुआ। उसकी इतनी बेतौकीरी कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अरकान के पास नहीं जाते, नेशनल असेंबली के अरकान के पास नहीं जाते। क्या ही अच्छा होता है, जिस तरह मैं बहुत अरसे से ये बात किए जा रहा हूँ कि एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें तमाम ये बातें करें,
ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और कानून साजी करें। क्या आपको जरूरत है सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेने के लिए कि आपको कानून साजी करनी चाहिए कि नहीं? ये एक ऐसा कदम है जिससे आप पार्लियामेंट के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। दूसरी बात, उसके अंदर आपने जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की और जो आपने कहा शफाफियत की बात, और लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर इलीगल गेन्स और इसके अंदर काला धन इस्तेमाल होता है, तो आप क्या रिकॉर्ड पे ये चीज़ बात नहीं लेके आ रहे? क्या ये फैटफ में और बाकी जगहों के ऊपर ये चीज़ आपके रास्ते में हायल नहीं होगी? ये सब बातें काबीना को सोचनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, काबीना इस वक्त एक रबर स्टैम्प बन गई। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं, लोग काबीना के अरकान हो, नेशनल असेंबली के अरकान हो, पीटीआई के अरकान हो, वो सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, और वो ये कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपने स्पोक्स पर्सन्स का इजलास बुलाते हैं हफ्ते में एक बार, और उनको गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपने ये बातें करनी। क्या प्राइम मिनिस्टर का काम है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या वो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर है? क्या वो एक महदूद एजेंडा के प्राइम मिनिस्टर है? इस मुल्क की सालमियत के लिए जो काम करने चाहिए, और आप देखिए कि एक दिन में लिमिटेड टाइम है, जो और वो लिमिटेड टाइम होता है 10 घंटे का। बहुत मेहनत कर ले कोई तो 12 घंटे 13 घंटे, वो कहाँ इस्तेमाल? ये मईशत को इस्तेकाम देने का वक्त है। ये है मुल्क और कौम को इकट्ठा करने के, और यहाँ पे आप इंतशार फैला रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता है। They can say this is a political question which needs to be decided by the politicians in the parliament, where people have returned them for what? For legislation. So legislation इसका जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन डालना इसका जवाब नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मदीक जान और उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, नवाज शरीफ की सऊदी अरब मुंतकिली की अफवाहों की हकीकत आखिर क्या है? क्या ये बात है? अफवाहें कहाँ से उठ रही हैं? जी बिल्कुल, ये अफवाहें इसलिए चल रही हैं और ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब का लंदन में जो क़याम है उसके लिए अगले 1.5 माह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब का अगले 1.5 माह के अंदर अंदर जो वीज़ा है, जो पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो रहा है। जब पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। गो के नवाज शरीफ साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यूके के इदारे उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और उनको किसी भी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ज़रूर पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान ने जो कहा है कि इनको डिपोर्ट किया जाए तो इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर कर जाता है और उसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस नहीं आते तो फिर उनको वहाँ पे जो जिस तरह से शहजाद अकबर साहब ने भी बताया कि वहाँ पे उनको फिर सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी और उनको वहाँ पर सियासी पनाह हासिल करनी पड़ेगी। सऊदी अरब के हवाले से इसलिए बात की जा रही है, उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ अर्से में देखा गया है कि नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के साथ जो उनके अपने ज़राए हैं, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ राब्ते में हैं। और वो आप ये भी देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी हर तकरीर में सऊदी अरब के हवाले से ज़रूर बात करते हैं और इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान ने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया है और वो सऊदी अरब के हक़ में बयानात देते हैं। तो इसलिए ये सूरत हाल है कि क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ अजीब कश्मकश में है, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें क्या ना करें। वो गो के पुरुम्मीद ज़रूर हैं, लेकिन ये ख़तरात भी हैं कि कहीं उनको डिपोर्ट कर ना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का आपको वो बयान याद होगा जब उन्होंने मुँह पे हाथ फेर कर ये कहा था कि नवाज शरीफ मैं तुम्हें वापस लाऊंगा और यहाँ पर मैं तुम्हें आम कैदियों की तरह रखूँगा। नवाज शरीफ साहब को मसला यह है कि अगर वो पाकिस्तान आ गए तो फिर उनकी बाकी जो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन
10 साल तो कम अज़ कम उनको जेल में गुजारने पड़ेंगे जिन केसेस में उनको सजा हुई है। उसकी वजह यह है कि अब अगर वो वापस आते हैं तो उनकी जो अपीलें हैं, अपीलें उनकी वो भी अभी तो उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, बहस होनी है कि उनकी अपीलें सुनी जाएंगी मेरिट पे या बगैर सुने ही मेरिट पे सुने ही मुस्तरद कर दी जाएंगी। तो नवाज शरीफ साहब के लिए जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अगला 1.5 माह इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कोई फैसला करना है, उन्होंने सियासी पनाह लेनी है, उन्होंने जो है वो किसी और मुल्क में मुंतकिल होना है। तो मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरब ये नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के लिए एक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इतने बड़े मुजरिम हैं पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब उनको इस बार जो है वो पनाह देगा, और अगर पनाह देगा तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में बहुत बड़ी दरार ये चीज़ लाएगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1.5 माह क्योंकि इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक कन्फ्यूजन भी है। जब हम हुकूमती वज़रा के बयान देखते हैं, कुछ वज़रा कहते हैं शेख रशीद साहब कि उनको वापस लाना नामुमकिन है, कुछ कहते हैं कि उनको वापस लाया जाएगा। इसके ऊपर भी कन्फ्यूजन है। तो हम अपने देखने वालों को ये ज़रूर बता दें कि कन्फ्यूजन इसलिए है कि हकीकत यही है कि नवाज शरीफ को वापस लाना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का मुआहदा ही मौजूद नहीं है यूके के साथ। लेकिन जहाँ पे कुछ हुकूमती लोग ये कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान काबिश कर रहा है, क्योंकि इमरान खान बहुत संजीदा हैं, तो शायद यूके की हुकूमत को, इदारों को पाकिस्तान मुतमईन करने में कामयाब हो जाए और नवाज शरीफ को वापस ले आए। अभी तक इस वक्त तक कैटेगोरिकल ना तो ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ को वापस लाना नामुमकिन है, ना ये कहा जा सकता है कि 100% नवाज शरीफ को वापस हुकूमत ले आएगी। हुकूमत अपनी तरफ से तमाम काविशें कर रही है। इमरान खान साहब ने यह कहा है अपनी टीम को कि हर ऑप्शन को इस्तेमाल कर छोड़िए, लेकिन मुझे नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस चाहिए। और इस वक्त क्योंकि नवाज शरीफ वहाँ बैठकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के इदारे भी ये चाहते हैं कि इस सज़ा-याफ्ता मुजरिम को वापस लाया जाए, इसको सलाखों के पीछे बंद किया जाए, ताकि ये पाकिस्तान दुश्मनों का जो बयानी आगे बढ़ा रहा है इसको रोका जा सके। जो पाकिस्तान की फ़ौज में ये बगावत कराना चाहता है, जो पाकिस्तान के लोगों में फ़ौज के खिलाफ इश्तियाल दिलाना चाहता है, सारे सिलसिले को रोका जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। नाज़रीन, आज भी मैं वही बात दोहराऊंगी कि हमारे मुल्क के चौथे सतून मीडिया का रेगुलेटर पैमरा एक नाअहल शख्स की सरबराही में मीडिया के साथ ज़्यादतियाँ जारी रखे हुए है और पैमरा को नुकसान पहुँचा रहा है। हमारा वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त है, हमारा उनसे मुतालिबा है, मेरी बार बार उनसे दरख्वास्त है। आज के प्रोग्राम में भी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करती हूँ कि सलीम बेग, जिसके पास ना मुतालिका डिग्री है ना ही मुतालिका एक्सपीरियंस है, उस नाअहल शख्स को ओहदे से फौरी हटा दें। जब तक सलीम बेग चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर बैठे रहेंगे तब तक हमारा ये एहतजाज इसी तरह ही काली पट्टियों के साथ जारी रहेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाने से पहले देखिए मलका तरन्नुम नूरजहां की याद में मत समझो हमने भुला दिया। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।